सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन आपके यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 15 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित इस इंपोर्टेंट सेशन के अंदर आज जानेंगे ऐसे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जाता है और अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नवंबर भारत का 28वां राज्य झारखंड, स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000। आज अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो आपने देखा कि 28वां राज्य भारत का बना झारखंड 2000 को, और 15 नवंबर उस दिन तिथि थी और आज 23 साल उसको हो गए। तो आज झारखंड अपना स्थापना दिवस 23वां वर्ष आज मना रहा है। चलिए जब झारखंड की बात आ गई तो बात कर लेते हैं जनजाति दिवस की भी। जनजातीय दिवस के बारे में बात करें और जनजातीय आंदोलन की अगर चर्चा करते हैं तो बिरसा मुंडा को कौन भूल सकता है। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है वो भी 15 नवंबर ही है। 2021 के अंदर संसद द्वारा पारित एक अधिनियम के थ्रू आज जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जा रहा है। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? वो भी 15 नवंबर को ही मनाया जा रहा है। तो आपने देखा कि झारखंड क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं झारखंड के बारे में कि कुछ और चीजें बताएं तो सबसे ज्यादा खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, इसके अंदर भी इसका अग्रणी स्थान है। यहाँ का अगर नृत्य की बात करें तो यहाँ पे छऊ नृत्य, ये आदिवासी नृत्य है यहाँ का, जो झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा इसको किया जाता है। चलिए जानते हैं आज के सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वीडन की डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी सार्ब कॉल गुस्ताफ M4, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, भारत के किस राज्य के अंदर इसका निर्माण किया जाने वाला है। जब से स्वदेशी निर्मित टेक्निक की बात की जा रही है तो भारत अभी जितने भी प्रकार के साजो सामान है वो किसी दूसरे देशों से आयात करता था। उसके बारे में अभी कहा जा रहा है कि भारत ने एक ऐसी शर्त रखी है जिसके जरिए कहा जा रहा है कि हम आपसे आयात नहीं करेंगे, आप संयुक्त उत्पादन करेंगे हमारे साथ, और आपको टेक्नोलॉजी हमारे को क्या करनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी। इसके बाद में सारी कंपनियों ने एमओयू किया है भारत के साथ में, चाहे अमेरिकन कंपनी हो, चाहे फ्रांस की कंपनी दसाल्ट हो, जो राफेल के विमान भी कहां बनाने वाली है, भारत में बनाने वाली है। इसके अलावा अन्य देश भी जितनी भी टेक्नोलॉजी आदान प्रदान करते हैं भारत के साथ ऐसे ही करेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान में सबसे खतरनाक जो हथियार बनाने वाली जो कंपनी है, और जो आयरलैंड की कंपनी, स्वीडन की जो कंपनी है, वो अपने किस राज्य के अंदर ऐसा निर्माण करने वाली? इसका आंसर जाएगा हरियाणा। दिल्ली के नजदीक हरियाणा, राजधानी इसकी चंडीगढ़। यहां पे ये ऐसा संयुक्त रक्षा उत्पाद यहां पे तैयार करेगी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। शारदा नहर में पानी की आवक को कम होने की वजह से एनटीपीसी द्वारा किस शहर में अपनी 3 यूनिट्स को बंद करना पड़ा? जानते हैं सबसे पहले एनटीपीसी क्या है। एनटीपीसी एक सार्वजनिक उपक्रम की एक कंपनी है जिसका स्वामित्व कह सकते हैं, इसका जो संचालन है वो सरकार के द्वारा ही किया जाता है, और ये एक महारत्न कंपनियों में भी शामिल है। महारत्न कंपनियां वो होती हैं जो 5000 करोड़ रुपए तक का किसी भी प्रकार का कोई निवेश करती हैं, उसमें सरकार की मंजूरी लेने की इनको आवश्यकता नहीं होती। वहां के जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो सीईओ होते हैं, वो अपने स्तर पे इसको कर सकते हैं। तो ये आपने एनटीपीसी के बारे में जाना। एनटीपीसी क्या काम करती है? ये करती है विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में भारत की सबसे बड़ी ये कंपनी है। अभी हाल ही में 735 विश्व की ऐसी कंपनियां थी जिसके अंदर एनटीपीसी का भी उसमें नाम आया था कि सर्वश्रेष्ठ, भारत की सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता कंपनी, भारत की सर्वश्रेष्ठ नियुक्ता कंपनी के तौर पे भी एनटीपीसी को चुना गया था।
नियोक्ता का क्या से समझ सकते हैं, इसके अंदर कर्मचारियों को अच्छा वातावरण, वहां का सहयोग और उनको जो मेहनताना जो उनको तनख्वाह मिलती है इसके तौर पे भी देखा जाता है, और काम की जो परिस्थितियां जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो भी सबसे बेस्ट होती है। और उसी के संदर्भ के अंदर भारत की एक ओनली एक ऐसी कंपनी थी जिसका नाम एनटीपीसी था, उसको उसमें शामिल किया गया था। तो एनटीपीसी भारत की सार्वजनिक उपक्रम की एक कंपनी है और सरकार इसका संचालन करती है। वर्तमान में पूछा जा रहा है कि शारदा नहर में कम पानी की वजह से एनटीपीसी का काम तो ये हुआ है रायबरेली के अंदर शारदा नहर बहती, वहां पे पानी की कमी की वजह से वहां पे विद्युत उत्पादन किया जा रहा था, लेकिन कमी होगी शायद उसके अंदर नहर के अंदर पानी की, जिसकी वजह से 3 यूनिट्स को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा रायबरेली, कहां पे, उत्तर प्रदेश में। रायबरेली में और क्या है, तो यहाँ पे रेल कोच कारखाना ये भी यहीं पे स्थापित किया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। किस राज्य के किसान उत्पादन समूह नाबार्ड के साथ में मिलकर पहली बार मोल्चिंग से प्याज की फसल तैयार करने वाले हैं? सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है नाबार्ड क्या है। 12 जुलाई 1982 को स्थापित नाबार्ड एक ग्रामीण विकास अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया एक संगठन है जो किसानों को लोन भी देता है और अलग अलग जो टेक्निक्स है उनके बारे में भी उनको रूबरू करवाता है। हेडक्वार्टर की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि मोल्चिंग क्या है। मोल्चिंग पहली बार ही सुन रहे हैं आप। मोल्चिंग के बारे में कहा जाता है ये प्लास्टिक इसमें यूज किया जाता है, प्लास्टिक का इसमें सहयोग होता है। प्लास्टिक क्या करता है, इसके साथ में भूमि के अंदर बनाने लगता है वो नमी, जिसकी वजह से फसल आराम से और अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। दूसरी, भूमि की उर्वरता शक्ति, फर्टिलाइट सबसे ज्यादा रहती है इसके अंदर। और खरपतवार का आशय यह है कि खरपतवार जिस प्रकार से जो अनावश्यक जो क्या होता है, घास होता है, वो इसके अंदर नहीं होता। और प्लास्टिक का यूज करके और किसकी फसल तैयार की जाएगी, प्याज की फसल तैयार की जाएगी। सबसे ज्यादा प्याज कहां पे होता है, तो प्याज के बारे में बात करते हैं तो आपने सुना होगा नासिक का प्याज सबसे ज्यादा उसकी आवक भी होती है, और भारत के अंदर सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाले राज्यों में महाराष्ट्र भी एक है। हालांकि इसके अलावा अन्य हरियाणा की बात कर सकते हैं, राजस्थान की भी बात कर सकते हैं, यूपी में सब जगह वैसे प्याज बोया जाता है। लेकिन हरियाणा के अंदर इस बार एक ऐसा होने वाला कि नाबार्ड की सहायता से किसानों को लोन भी दिया जा रहा है, मोल्चिंग प्लास्टिक का यूज किया जाएगा, और प्लास्टिक को इस प्रकार से उनको ढका जाएगा नीचे और ऊपर से, जिसकी वजह से जो है जो भूमि है, मिट्टी है, उसकी जो नमी होती है वो बरकरार रहे। उसके बाद में उसके अंदर अनावश्यक जितने भी प्रकार के जो घास पैदा होती है उसको भी अपने आप ही नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार का जो अब एक इनिशिएटिव लेकर के आई है, वो कौन सा लेकर के, हरियाणा के अंदर नाबार्ड लेके आई है, और यहाँ पे प्याजों का क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा किसे अपना नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? ऋषि सुनक के बारे में बात कर लेते हैं। भारत के पहले ऐसे, ये ब्रिटिश भारतीय हैं, ये ब्रिटिश भारतीय है, वर्तमान में प्रधानमंत्री कहां के हैं, प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के। तो सवाल दूसरा पूछा जा रहा है कि विदेश मंत्री कौन थी, तो विदेश मंत्री का नाम था सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन है, ये एक भारतीय ब्रिटेन की एक महिला विदेश मंत्री थी। हुआ क्या, ऐसा क्या प्रकरण हुआ जिसकी वजह से ऋषि सुनक को उनको हटाना पड़ा? अप्रवासी जितने भी लोग थे उनके लिए विकसित देश हमेशा क्या रहते हैं, चर्चाओं बने रहते हैं, और हर बार इस समस्या का वो सामना करना पड़ता है उनको। इसी के संदर्भ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अवैध तरीकों से अलग अलग देशों में घुस जाते हैं। तो अमेरिका की भी बात होती रहती है, ब्रिटेन की भी हो रही है। तो वहां पे उनकी जो नीतियां थी वो थोड़ी क्या ज्यादा थी, कठोर थी। और सबसे ज्यादा अगर अवैध रूप से देखा जाए, अप्रवासी जो लोग हैं जिसके अंदर भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है, विदेश में बसना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो भारतीयों की तादाद सबसे ज्यादा ब्रिटेन के अंदर इस प्रकार के केसों में देखी जा रही थी। एक तो कारण हो गया, दूसरा कारण हो गया। दूसरा कारण क्या हुआ, दूसरा कारण ये हुआ
कि इन्होंने एक अभी स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट इस प्रकार का दिया कि फिलिस्तीन, वर्तमान में आप सब लोगों को पता है कि फिलिस्तीन का ही संगठन है हमास, जो आतंकवादी संगठन है, और इजराइल के मध्य अभी युद्ध चल रहा है। इसके लिए इन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के समर्थक कौन है? हमारे ब्रिटेन की पुलिस है। तो ब्रिटेन की जो पुलिस है वो किसकी समर्थक है? फिलिस्तीन की समर्थक। इस प्रकार का एक विरोधाभासी स्टेटमेंट था और सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, और विदेश मंत्री जो थे ये उन पे इसकी क्या करी? गाज गिरी, और इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और वर्तमान में जो ऋषि सुनक है, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उनसे इस्तीफा मांग लिया। अब पूछा जा रहा है कि वर्तमान में विदेश मंत्री को तो हटा दिया गया, अब किसको विदेश मंत्री बनाया गया? प्रश्न बनता है यहां से। चलिए, दोनों चीजें आपने जानी। डेविड कैमरून साहब कौन है? ये पहले जो ब्रिटेन के ऑलरेडी पहले वहां पे क्या रह चुके हैं? प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो ब्रिटेन प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को ऋषि सुनक ने क्या बनाया है? अपना विदेश मंत्री बनाया है। तो वर्तमान किसी प्रधानमंत्री ने किसी पूर्व प्रधानमंत्री को अपना क्या बनाया है? विदेश मंत्री बनाया है। तो आपने देखा सुएला ब्रेवरमैन के बारे में, जो पहले विदेश मंत्री हुआ करती थी, अभी वर्तमान में डेविड कैमरन है। प्रकरण का आपको मैंने बता ही दिया। और वर्तमान में ऋषि सुनक यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। अक्टूबर महीने के जारी होलसेल प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार महंगाई घटकर 0.52% कम हो गई है। WPI कौन जारी करता है? और इसके बारे में कुछ और चीजें जानते हैं। देखिए, होल प्राइस इंडेक्स, थोक मुद्रा सूचकांक, कब से है? इसका आधार वर्ष क्या है? 2011। आधार वर्ष इसके आंकड़े जो है, या यहां से इसको आधार वर्ष, इसको बेस ईयर मान लिया जाता है और यहीं से आंकड़े जारी किए जाते हैं। चलिए, दूसरा है कौन सा? एक होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो ये होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। दोनों चीजें हैं, लेकिन आपसे पूछा कौन सा जा रहा है? WPI, होल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है? इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला है आर्थिक सलाहकार वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आधार वर्ष इसका 2011 है और वर्तमान में महंगाई दर घट करके 0.52% हो गई है। WPI के आंकड़े कौन जारी करता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। ओबेरॉय ग्रुप ऑफ होटल्स के मानद चेयरमैन पद्म विभूषण से सम्मानित जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। सवाल ऐसे अक्सर पूछे जा सकते हैं। और भारत के संदर्भ की बात करी जाए तो ओबेरॉय होटल जो ग्रुप है अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और भारत को कभी भी अगर इस प्रकार की जरूरत पड़ती है कि सबसे अच्छे महंगे होटल कौन से हैं, तो उसके अंदर ओबेरॉय होटल्स का नाम, उसकी जो चेन है वो विश्व के अलग अलग देशों में भी है, भारत के भी बड़े अलग अलग प्रतिष्ठित शहरों में, या कह सकते हैं बड़े जो मेट्रो सिटीज हैं उसके अंदर इसकी शहर जो चेन है वो विद्यमान है। और अगर टॉप रैंकिंग की बात करें भारत के अंदर, तो वहां पे भी होटल्स का नाम उदयपुर के अंदर है, जयपुर के अंदर है, मुंबई के अंदर है, आगरा के अंदर है, दिल्ली के अंदर, इस प्रकार की होटल्स इनकी है। बहुत बड़ा चेन ग्रुप है और इसी के लिए इसको जाना जाता है। वर्तमान में डेथ किसकी हो गई है? इसके पहले जो यहाँ पे जो सीईओ हुआ करते थे, और बड़ा उनका कहा जाता उनके बारे में कि उनका एक तो दयालुता, सरकार के साथ में कोऑपरेट करने के लिए, सरकार को जब भी जरूरत अपनी किसी होटल्स की वगैरह की हुई तो सरकार के द्वारा जितनी भी प्रकार की चीजें उनसे मांगी जाती थी वो बिल्कुल निःशुल्क उनको देने के लिए तैयार रहते थे। और अपने अपने बड़ी बात है कि ओबेरॉय ग्रुप जो है वो भारत का ही ग्रुप है और विश्व के अनेक देशों के अंदर इनकी होटल्स की चेन संचालित है। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज सिंह, जिनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया था। इससे पहले सरकार ने उनको पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। हाल ही में दुनिया के सबसे ताकतवर अंतरिक्ष रॉकेट स्टारशिप को पुनः लॉन्च करने की घोषणा किस एजेंसी के द्वारा की गई है? हम जानते हैं कि ऐसा करने वाला अगर कोई देश होता है तो सर्वप्रथम नाम आता है किसका? अमेरिका। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? नासा। लेकिन नासा के अलावा भी एक एजेंसी है जो निजी है और एलन मस्क के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, या इसके मालिक है। और एलन मस्क अमेरिका के, या कहते हैं विश्व के सबसे जो रईस जो अमीर है उनके अंदर उनका नाम आता है। टेस्ला उनकी कंपनी है जो ईवी व्हीकल बनाती है। वर्तमान में भारत के साथ में भी एमयू करने की बातचीत काफी लंबे समय से चल रही है। तो टेस्ला जब भारत में आ जाएगी तो इलेक्ट्रिक जो ईवी जो होगी, जो व्हीकल्स होंगी, उसके अंदर क्रांतिकारी कदम वो माना जाएगा। चलिए फिलहाल बात आपसे पूछी जा रही है कि ऐसा कौन सा
स्पेस एजेंसी है जिसके साथ में उन्होंने कहा, तो इसका नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स के मालिक का नाम ऑलरेडी आपसे बता ही चुका हूं, इनका नाम है एलन मस्क है और स्पेस एक्स एजेंसी है। लेकिन बात करी जा रही है कि पुनः लॉन्च, एक बार आपने लॉन्च कर दिया उसके बाद में सामान्यतः ऐसा होता है कि वो एयरक्राफ्ट खराब हो जाता है, या कह सकते हैं उसको दोबारा यूज नहीं करा जा सकता है। लेकिन इस बार चीजें परिपाटी चेंज हो रही है और नई टेक्नोलॉजी का इजाद हो गया है और पुनः इसको लॉन्च करने की घोषणा की गई है। किस एजेंसी के द्वारा की गई है, तो इसका नाम है स्पेस एक्स और ये अमेरिका की एक निजी कंपनी है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 8। हाल ही में किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल उनको किया गया? सबसे कह सकते हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल होना अपने लिए बड़े गर्व की बात होती है और काफी लंबे समय के बाद में वीरेंद्र सहवाग भारतीय पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, ओपनिंग बैट्समैन हुआ करते थे और बॉलिंग भी किया करते थे और आक्रामक बल्लेबाजों के तौर पे उनको जाना जाता है। उनके नाम से 2 तिहरे शतक भी शामिल है। ऐसा करने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट के अंदर 2 बार ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने करी है। नाम जाता है कौन सा, जिनका वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग को हाल ही के अंदर जो है हॉल ऑफ फेम के अंदर उनको शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सहवाग। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 9। कौन सी सिटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के टॉप परफॉर्मर में रही है? पहले जान लेते हैं स्मार्ट सिटी क्या है। स्मार्ट सिटी की घोषणा जो है 25 जून 2015 माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अंदर 100 ऐसी सिटियों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना की नींव जो है 25 जून 2015 को रखी गई। 100 सिटियों का निर्माण किया जाएगा, अलग अलग बैंक्स के द्वारा किया जाएगा, एमओयूज किए गए हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से भी इसको किया जाएगा। वर्तमान में आपसे पूछे कि टॉप परफॉर्मर कौन रही है, तो टॉप परफॉर्मर है गुजरात का एक सिटी है और हीरे के व्यापार के लिए सबसे ज्यादा इसको माना जाता है। पुर्तगालियों ने या अंग्रेजों ने भी यहाँ पे सबसे पहले कोठियां यहीं पे स्थापित करी। आंसर चला जाएगा इसका सूरत। तो सूरत और जो वर्तमान में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर टॉप परफॉर्मर जो सिटीज हैं भारत की जो पूरी जो है उसके अंदर से टॉप परफॉर्मर कौन सा रहा है, सूरत रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 10। भारत सरकार द्वारा भारतीय शहरों को संपूर्ण डाटा एक ही वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा जो आम जनता की पहुंच में भी होगा और उसका नाम पूछा जा रहा है। तो जितने भी प्रकार के भी जो डेटा है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर जो उपभोक्ताओं का, यात्रियों का, सामान्य नागरिकों को प्रोवाइड कराने के लिए इस प्रकार की कवायद काफी लंबे समय से चल रही है और सरकार इसके लिए काम भी कर रही है। हालांकि निजी कंपनियां और सरकार की कंपनियां दोनों इसको संयुक्त रूप से इसको कर रही हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रकार का अगर डेटा अगर एक जगह ही आपको मिल जाएगा, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उसका नाम है आईना। आईने का मतलब होता है मिरर, जिसको अपन कांच भी कहते हैं और कांच में आप अपनी पूरी शक्ल देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। वैसे ही इसी प्रकार से इसका नाम इसी प्रकार से दिया गया है कि आईने के द्वारा आप अपने जितने भी जो डिटेल्स हैं जो शहरों की हैं, सभी प्रकार के शहरों की हैं कि किस शहर के अंदर क्या है, कौन सी जगह मुझे जाना है, वहां की चीज क्या प्रसिद्ध है, घूमने का पर्यटन के हिसाब से क्या, और बहुत सारी चीजें हैं जो शहरों के लिए लोग अक्सर पूछते रहते हैं। उसी के संदर्भ के अंदर आईना एक इस प्रकार का प्लेटफॉर्म है जहां पे इस प्रकार की सारी चीजें आपको एक ही स्थान पे और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी। आंसर हो जाएगा आईना। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 11। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह पीएमपीवीटीजी मिशन कहां पर लॉन्च किया जाएगा? जैसा कि मैंने आपको जब क्लास शुरू हुई थी उससे पहले बताया था कि आज 15 नवंबर है और झारखंड अपना 23वां स्थापना दिवस मना रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। झारखंड की रांची कौन सी है? रांची है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा जहां पे जनजातीय समूह, जिसके अंदर बिरसा मुंडा का नाम लिया जाता है। आदिवासी का जो आंदोलन उन्होंने किया था 19वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों के खिलाफ, अगर कोई आदिवासी जनजाति समूह को लड़ा था और किसके नेतृत्व में जो लड़ा था उनका नाम बिरसा मुंडा था। जनजातीय गौरव दिवस के नाम से इनको मनाया जाता है। ये भी 15 नवंबर को ही है, तो ये अपने आप में विशिष्ट हो जाता है और झारखंड इसकी बानगी है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 12। 6वां इंडिया ओपेक ऊर्जा संवाद कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ओपेक, जब ओपेक की बात हो रही है तो ओपेक क्या है? तो ओपेक एक 14 सदस्यों का एक संगठन है। कार्य क्या है? विश्व के अंदर पेट्रोलियम की आपूर्ति करने वाला एक संगठन है और ये इस प्रकार की नीतियां बनाता है कि किसी प्रकार के पेट्रोलियम या कच्चे तेल की कीमतें कम करनी है, ज्यादा करनी है, उस पर कंट्रोल करने का जो कार्य करता है वो 14 देश करते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वियना। वियना कहां पर है? वियना है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है
और वर्तमान 2019 के अंदर पहले इसके जो है वो सदस्य 15 हुआ करते थे, लेकिन दोहा कतर इससे बाहर निकल गया, तो वर्तमान में सदस्य जो देशों की संख्या वो कितनी होगी, 14 ही रह गई है। वियना इसका हेडक्वार्टर है। तो अभी छठा इंडिया जो ओपेक ऊर्जा संवाद है वो कहां पे किया जा रहा है, वो किया जा रहा है वियना के अंदर। अब ओपेक की बात हो रही तो सबसे ज्यादा तेल यहाँ पे इन 14 देशों में भी कौन करता है, तो उसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब ओपेक देशों के अंदर सबसे ज्यादा अगर तेल उत्पादन करता है तो उस देश का नाम सऊदी अरब है। जबकि पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही के अंदर कह सकते हैं 4-5 साल पहले ऐसा कौन सा देश था जो ओपेक संगठन से बाहर निकल करके बाहर चला गया, उस देश का नाम दोहा कतर है, जो भी खाड़ी का ही देश है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। भारत ने अवसंरचना में सुधार हेतु कौन सी बैंक के साथ में $400 मिलियन के साथ में लोन एग्रीमेंट किया है। हम देखते हैं कि भारत अपनी अवसंरचना, ये कह सकते हैं इसका जो आधारभूत ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए विश्व की अलग अलग प्रकार की जो बैंक्स है उनसे क्या लेता है वो लोन लेता रहता है। तो उसके लिए कौन कौन से संगठन है, एक तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, IMF भी है, और बहुत सारे ऐसे संगठन है जहां से भारत लोन लेता है, या बहुत सारे ऐसे देश है जिनके साथ में प्रोजेक्ट बना करके भारत के अंदर इसको और ज्यादा बेहतर बनाने की कवायद चलती रहती है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अवसंरचना के सुधार हेतु अब हमने किस बैंक के साथ में लोन लिया है, तो उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो बैंक है ये इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। तो इसका हेडक्वार्टर यहां पे है और यहीं से भारत ने कितने 100 का लोन लिया, $400 मिलियन का लोन लिया है अवसंरचना के सुधार हेतु। और ये एशिया का ही एक बैंक है, इसके अलावा विश्व के अन्य देश भी इसके अंदर शामिल है, 19 देश अन्य हैं, जबकि और सारे जो देश है छोटे छोटे देश है वो एशिया के ही देश है। तो भारत ने यहां से $400 मिलियन का लोन लिया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 देशों का एसोसिएशन ऑफ एशिया पैसिफिक एयरलाइंस, जिसके अंदर एयर इंडिया भी सदस्य है, कौन से साल तक एयरलाइंस में 25% ग्रीन फ्यूल उपयोग में लेने की घोषणा करी है। जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बाद में जो हम बसेस के अंदर देखते हैं, ये कह सकते हैं कि डीजल और पेट्रोल। डीजल और पेट्रोल के अंदर अभी हम क्या मिला रहे हैं, मीथेन और एथेनॉल, इस प्रकार के मिला करके, और 2025 तक हमने टारगेट रखा है कि यहाँ पे 20% पेट्रोल के अंदर हम क्या बनाएंगे, एथेनॉल मिला करके, और उसको यूज करेंगे, जिससे हमारी पेट्रोल की जो निर्भरता है वो कम से कम हो सके। इसी के लिए देखा आपसे पूछा जा रहा है सवाल कि अभी एयरलाइंस के अंदर भी ग्रीन फ्यूल का यूज किया जाएगा, तो ग्रीन फ्यूल कब से, और 5% जो है वो ग्रीन फ्यूल का उपयोग, जो वैसे एयरक्राफ्ट के अंदर जो पेट्रोल डाला जाता है, कह सकते हैं फ्यूल डाला जाता है, वो काफी महंगा होता है और सबसे उन्नत किस्म का भी होता है। तो उसके लिए अंदर 2030 तक 5% इसके अंदर ग्रीन फ्यूल मिला करके और इसका यूज किया जाएगा, जिससे भारत के पास में, या हालांकि विश्व के अनेक प्रकार के जो एयरलाइंस एसोसिएशन है उन्होंने भी इस प्रकार का इनिशिएटिव दिखाया है कि हम भी 5% क्या करेंगे, इसके अंदर ग्रीन फ्यूल का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। विकसित भारत संकल्प यात्रा किससे संबंधित है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का संबंध किससे है, तो आज 15 नवंबर मनाया जा रहा है, और जनजातीय समूह से भी है, और असुरक्षित जनजातीय समूह के लिए ही उन्होंने क्या किया, विकसित भारत की संकल्पना, क्योंकि जनजातियों के बिना भारत का विकास होना या उसके बिना बिल्कुल असंभव सा प्रतीत आता है। इसीलिए हम सभी जातियों को साथ रख करके एक आपको बताऊं, पैसा एक्ट भी सरकार के द्वारा ही लाया गया, जिसके अंदर आदिवासी जो क्षेत्र हैं वहां के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए इस प्रकार का एक्ट लाया गया, जो सिर्फ किसके लिए है, जनजातीय समूह को टारगेट करने के लिए है। और लक्ष्य क्या है, उनको मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल करना है। इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट असुरक्षित जनजातीय समूह, और यात्रा का नाम कौन सा है, भारत संकल्प यात्रा। ये इससे जुड़ा हुआ सवाल है, इसका आपने उत्तर देख लिया। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।